टर्की जाना है? तो जनाब आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस पिटारे से पुराने सफ़र की नई कहानी जो है मैंने आपको सुनानी, वो भी अपनी ज़ुबानी। ये तो राइम बन गया। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगा कि टर्की के शहर इस्तांबुल में सबीहा गोकचेन एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ। तो जनाब स्टार्ट में आपने मेरे टर्की की ट्रिप से कुछ क्लिप्स देख लिए होंगे। मेरे पास बहुत चंद पिक्चर्स और वीडियोस हैं। उस वक्त मैं इतनी अच्छी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करता था। बस इस ट्रिप में लकीली हमारे फैमिली फ्रेंड मौजूद थे, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और मेरी रिक्वेस्ट पर या बगैर मुझसे पूछे उन्होंने मेरी चंद पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाई जो आपने मुलाहिजा की होंगी। दोस्तों कभी कभी इंसान किसी दूसरे मुल्क की सैर करने के लिए नहीं जाता, बल्कि कभी कभी इंसान अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए भी ट्रैवल करता है, और टर्की का सफ़र मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। जनाब साल 2021, दुनिया अभी भी कोरोना के असर से निकलने की कोशिश कर रही थी। लोग खौफ में थे, सफ़र महदूद थे और हर एयरपोर्ट पर अलग ही बेचैनी महसूस होती थी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी, टर्की देखने की ख्वाहिश। वही टर्की जिसे हमने ड्रामों में देखा था, जिसकी तारीख सुनी थी और जिसके इस्लामी तहजीब को हमेशा महसूस करना चाहा था। तो जनाब रमज़ान के आखिरी दिन थे। मैंने, मेरी वाइफ ने और हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने टर्की का सफ़र शुरू किया। तकरीबन 1-2 रोज़े शायद बाकी थे। 29वां रोज़ा हमने वहाँ अफ्तार किया, 30वां रोज़ा हमने वहाँ पर रखा, और उसके बाद ईद की नमाज़ हम लोगों ने आया सोफिया में अदा की। टर्की बहुत खामोश था, बहुत सन्नाटा था। लॉकडाउन की सिचुएशन थी, लेकिन टर्की में सिर्फ विजिटर्स को उन दिनों में घूमने फिरने की इजाज़त थी। हमसे हमारा पासपोर्ट देखा जाता था और हमसे हमारे आइटनरी वगैरह देखी जाती थी अगर ज़रूरत हो तो, वरना इसकी भी कोई परवाह नहीं करता था। जनाब फिर जिस दिन ईद आई, और शायद मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन ईदों में से एक ईद थी। इस्तांबुल की सड़कें थीं, रोशनियों से जगमगा रही थी, लोग खुश थे। मैंने बच्चे भी खेलते हुए देखे, और हम एक गैर मुल्की मुल्क में होते हुए भी अजनबी महसूस नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, तो रमज़ान के वो आखिरी दिन और उसके बाद ईद का दिन और शायद 1-2 दिन हम लोगों ने सुल्तान अहमद एरिया में गुजारे। हमने ब्लू मॉस्क देखी, हमने आया सोफिया देखा, हम लोगों ने सुल्तान अहमद एरिया को एक्सप्लोर किया, मुख्तलिफ मज़ारात देखे, गलियाँ देखी, सड़कें देखी, बाज़ार देखे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग चले गए बुर्सा। इस्तांबुल में थोड़ा हसल बसल था, लेकिन बुर्सा बहुत सुकून में था। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा जैसे वह कई साल पीछे चला गया। बुर्सा से सेम डे ही हम लोग चले गए आगे एक और एरिया में, इसका नाम मुझे सही नहीं पता, शायद सूत है या सोत है। और फिर आया वो लम्हा जिसका शायद मुझे शदीद इंतज़ार था, अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पर जाना। बचपन से इस्लामी तारीख से एक लगाव तो था, और उससे तारीख को एक चेहरा मिल गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक अजीब सी खामोशी थी। एक छोटा सा गाँव था, एक कस्बा था, लेकिन पुरसुकून। सच बताऊँ तो मैं सिर्फ देख रहा था, या शायद सोच रहा था कि कैसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से बढ़कर एक मकसद चुन लेते हैं और सदियों बाद भी याद रखे जाते हैं। वो लम्हा सिर्फ एक विज़िट नहीं था, वो एक एहसास था।
Last hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do it tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. इस फ्रेम पर ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा गलत जगह पर लगा हुआ है। इसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस बता रहा हूँ। लेकिन अब ज़रा रुकें, असल कहानी तो अब शुरू होती है। वापसी के दिन सब कुछ ठीक लग रहा था। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, सामान भी चेक इन हो गया, लेकिन फाइनली मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ बोर्डिंग पास नहीं मिल सकता। उसका रीज़न ये है कि मेरा वीज़ा था अबू धाबी से और मेरी फैमिली और मेरे सारे फ्रेंड का जो वीज़ा था वो था दुबई से। तो अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था और वो ये कि जिन के पास भी अबू धाबी का वीज़ा है, वापसी के लिए वो यूएई गवर्नमेंट के एक पोर्टल से अप्रूवल लेंगे तो फिर ऑन बोर्ड हो सकेंगे। मैं तो फंस गया। अच्छा जी, तो फिर मरता क्या ना करता भाई साहब, मैं वहीं पे बैठ गया। मेरी फैमिली चली गई, वाइफ चली गई, सब चले गए और मैं वहीं एयरपोर्ट पर बैठा रह गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें अब दूसरा हरबा अपनाया जाए। मैंने एक और फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की। फ़्लाइट बुक भी हो गई तकरीबन 4 घंटे के बाद, लेकिन मैं उसमें भी फ़्लाइट नहीं कर सका। जो एयरपोर्ट स्टाफ था वो कंटिन्यूसली किसी से बात कर रहे थे, मेरे लिए कुछ करना चाह रहे थे, बट कुछ नहीं हो रहा था और मुझे दूसरी फ़्लाइट में भी ऑन बोर्ड नहीं होने दिया गया। और जनाब उसके बाद मेरे एक कलीग जो कि दुबई में बैठे थे और मुझे वहाँ से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका पाकिस्तान का टिकट बुक करता हूँ। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उसकी बात पे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था और मैं काफ़ी मुश्किल से उससे बात कर पा रहा था। उसने जब मुझसे ये बात की तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम्हारे ज़िम्मे प्लान किया। उसने कहा कि मैं आपके लिए बुकिंग करवाता हूँ इस्तांबुल दुबई पाकिस्तान। आप उस फ़्लाइट में ऑन बोर्ड हो जाओ, लेकिन पहले वहाँ के स्टाफ से कंफर्म ज़रूर कर लो। मैंने वहाँ के बोर्डिंग स्टाफ से कंफर्म किया कि मैं पाकिस्तान तो जा सकता हूँ ना, अगर मैं दुबई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपके पास कंफर्म टिकट हो। तो फिर उस भाई साहब ने मुझे दुबई पाकिस्तान का कंफर्म टिकट भेजा जो सिस्टम में रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं उस फ़्लाइट में ऑन बोर्ड हो गया, जो रात को 8 बजे दुबई की फ़्लाइट दुबई जा रही थी और मेरी कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। और फिर मैंने ये किया कि जब मैं दुबई पहुंचा और दुबई पहुंचने के बाद मुझे टेक्निकली अगली फ़्लाइट लेनी थी, तो मैं एग्ज़िट करके बाहर आ गया। तो जनाब ये तो थी वो कहानी जो मैंने शुरू से थी आपको सुनानी। आइवा एक बार फिर रायन बन गया। टर्की मेरे लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं था, वह एक एहसास था, एक रूहानी सुकून था, एक तारीख़ी सफ़र और एक ऐसी याद जो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। कभी इस्तांबुल के अज़ानें याद आती हैं, कभी बुरसा की बारिश और कभी अर्तुल गाज़ी की मज़ार की वो खामोशी। और फिर याद आता है कि सफ़र इंसान को सिर्फ जगह नहीं दिखाता, वह इंसान को भी बदल देता है।